वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक ओटीक्यू ऑन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस केडी के पे यानी के रिटर्न के ऊपर करेंगे, जिसमें हम वी को भी देखेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप के पे करेंगे वी को देखेंगे? अरे बेटा, रिटर्न पे बातें करेंगे। वैल्यू ऑफ डेट या वैल्यू ऑफ इक्विटी को भी देखेंगे। वी मतलब वैल्यू, जो वैक के अंदर वी 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 वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसको देखेंगे। और के से तो खेलना पड़ेगा ना। सुनो, रिक्वायरमेंट है मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट, यानी 6% लोन नोट की मार्केट वैल्यू यानी वीडी निकालो। वीडी वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए, प्यारे बच्चों, निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए आपको एक, पहले तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, और इसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। जो भी हमारी सेटिंग होती है, रिटर्न वगैरह जो भी हम करते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात सुनो, समझो, देखो। ये जो 6% वाला लोन है, ये पूरा क्वेश्चन है। इक्विटी दी हुई है, लायबिलिटी सेक्शन दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर जो है उसकी पार वैल्यू 0.25 है। कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की 6.75 है। 5% ग्रोथ है। प्रेफरेंस 9% वाला इररिडीमेबल है। नॉमिनल वैल्यू यानी पार वैल्यू 1 है। और इसका के जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.5 है। जिसका इंतजार था वो है 6% वाला। इररिडीमेबल है। नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू 100 पर है, पर एक की 100 है। और बिफोर टैक्स जो है वो रेट, इसका जो रिटर्न है, डेट कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी। केडी लेकिन बिफोर टैक्स केडी 7% है। 8% वाला कन्वर्टेबल है, वो इसका क्वेश्चन 2 है, तो उसको बाद में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में टैक्स का रेट 25% गिवन है। अब हमें मार्केट वैल्यू पे काम करना है। किस पे काम करना है? मार्केट वैल्यू। ये मैंने जब पढ़ाया था टॉपिक, उस वक्त मैंने जो अपनी जो मेरी एनोटेशंस हैं यानी क्लास नोट्स हैं, उसमें जो मैंने लिखा था वो यही था। इस पे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया था। ये फार्मूला है, विद टैक्स विदाउट टैक्स, कीप द थिंग्स सिंपल। बिफोर टैक्स पे काम कर सकते हैं तो पहले बिफोर टैक्स पे कर लो भाई। ये फार्मूला है ना कि इररिडीमेबल, क्या रूल याद रखो, इररिडीमेबल लोन नोट, इररिडीमेबल डेट है। इररिडीमेबल डेट है तो के डी इज इक्वल्स टू, ये यही सेटिंग था ना भाई। मार्केट वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। अब जब बच्चे इसका आंसर बुक से किट से देखते हैं तो उन्होंने फार्मूला आगे पीछे क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बेटा आपने होशियारी नहीं करनी है, आपने हमारे फार्मूले से ही सॉल्व करना है जो हमने आपको पढ़ाया है। अब देखो, सुनो, चीजें बदलना नहीं। ठीक है, रुको, सुनो। मुझे वैल्यू ऑफ डेट निकालनी है ना, यानी ये मार्केट वैल्यू एक्स हो गया। ठीक है, केडी, केडी 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 कितना है? केडी तू कहाँ है? सर 7% है ना। एला, बिफोर टैक्स दिया हुआ, बिफोर टैक्स से काम करने में कोई मसला थोड़ी है, फार्मूला है ना बिफोर टैक्स का, कर लो। 0.07। आई का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, सुनो, याद करो। सर आई का मतलब क्या था? आई का मतलब था सर इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट कितना है यार? कितना है सर? 6 दिख रहा था हमें तो क्वेश्चन में, कहाँ है 6? है रहा, और इसके साथ ये रहा, यहाँ भी है 6। 6। कैलकुलेटर है, मैथ्स आती है, कसम से आती है। कैसे होएगा? सर एक्स से डिवाइड हो रहा है, वहां जगह मल्टीप्लाई, फिर 0.07 हुआ, एक्स से मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। यानी इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को ले जाओ उधर, और 0.07 को ले आओ एक्स की जगह पे। अब अब तवज्जो, अब तवज्जो, तवज्जो मतलब कैलकुलेटर। अंकल कैलकुलेटर दिखा रहा है 85.71 इज द मार्केट वैल्यू पर लोन नोट। अब कितने, एक लोन नोट का तो नहीं पूछा है, मिलियन से पूछा है, बताओ, और टोटल लिखा हुआ भी है। तो टोटल कितने, 6% वाले लोन नोट कितने थे? क्वांटिटी बता देना भाई। सर नॉमिनल वैल्यू गिवन है, कितनी है? पार वैल्यू 100 है। कितनी अमाउंट है? 22 मिलियन है।
तो 22 मिलियन, अल्लाह अकबर, ये इसकी डॉलर में वैल्यू। एक जो है वो 100 का पार वैल्यू रखता है। 22 मिलियन टोटल वर्ड, एक की वर्ड $100 मेरा भाई। तो कितने हुए सर? ये हुए 2,20,000 यूनिट्स लो नोट्स के। और एक की वैल्यू 85.71 आई है। तो 2,20,000 की आएगी सर, या मिलियन में लिखना है, 1 डेसिमल पे बोला है, मिलियन पे 1 डेसिमल पे बोला है। तो ये आ रहा है असल में 188,562,000। लेकिन मिलियन में 1 डेसिमल तो 18 मिलियन। हिक डेसिमल अदा साई, हिक वाहिद वन। तो राउंड होके 18.9 मिल 2 मार्क्स दिलाएगा। कहानी खलास करेगा बाबा। अच्छा यूं था? तेरी कसम बेटा, यूं ही तो था। फिर इसी तरह मार्केट वैल्यू निकालनी, तुम्हें 8% लोन नोट है, उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, और वो लोन नोट कन्वर्टेबल है। जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन थोड़ी क्लीन कर लेते हैं। 7 साल बाद 15 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है पर 100, या फिर कन्वर्ट अगर नहीं होता तो नॉमिनल वैल्यू पे 8 साल बाद रिडीम होगा। कॉस्ट ऑफ डेट यानी के डी बिफोर टैक्स गिवन है। ओके फाइन। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ मैंने किस तरह से आपको ये पढ़ाया था। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे, तो के डी फॉर अपना कन्वर्टेबल वाला कैसे निकालते थे? सुनो, इसका स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 हुआ करता था। स्टेप 3 में केडी जो होता था वो आईआरआर होता था। कौन सा मेथड? इन दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल होता था, इन दोनों में से बेनिफिशियल मेथड लेते थे। जो चॉइस दी होती, दो हो जरूरी, 3 4 भी हो सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा सीआर यानी कैश में रिडम्पशन होगी पार पे, कोई प्रीमियम नहीं है, 100 पे। ये ऑप्शन 1 है, ऐसे ही करवाया था। ऑप्शन 2 क्या था? ऑप्शन 2 ये है कि 15 शेयर्स पे कन्वर्ट होगा। इसका फार्मूला भी मैंने करवाया था, देखो। 15 शेयर्स, लेकिन शेयर की प्राइस में तो ग्रोथ है। शेयर्स की प्राइस है 6.75 और 5% की क्या है? ग्रोथ। आप अपना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मेरा क्लास एनोटेशन उठा के देख लो, या कॉपी में जो लिखा है वो देख लो। हम शेयर प्राइस लेते थे पर शेयर, और ग्रोथ 1 + 5% की ग्रोथ बोली है क्वेश्चन ने। और पावर लगा देते कि कितने साल तक ग्रोथ होगी, तो हर साल शेयर प्राइस 5% के हिसाब से बढ़ेगी। तो 7 की पावर लगा दी तो ग्रोथ आ जाएगी। और ये आंसर आएगा हमारे पास $142.47। ऑप्शन 1 और 2 में हमेशा हम कौन सा ऑप्शन लेते थे? हाया, ये वाला और ये वाला। शेयर होल्डर कौन सा प्रीफर करेगा? जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा। फिर स्टेप 3 में हम केडी निकालने चले जाते थे। इस सवाल में केडी तो 9% गिवन है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल। अब मैं ये बता रहा हूँ कैसे होता है, जरा गौर से सुनिएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल निकालनी है ना, तो आपने करना ये है कि इंटरेस्ट जो थ्रू आउट है, थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब अगर 7 साल है तो 7 साल का इंटरेस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाएं। और ये जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है ना, मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाएं। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए केडी को जो है वो आप डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करो। ये है कन्वर्टेबल की मार्केट वैल्यू निकालने का आसान सा तरीका। अब सुनो, सुनो बच्चों सुनो। ऑप्शन, ये 142 इसकी वैल्यू होगी 7वें साल ना, आफ्टर 7 इयर्स। तो केडी कितना है क्वेश्चन में? केडी सर, केडी 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 है, अल्लाह भला करे। आ गया 9%। तो बेटा 9% टेबल खोलो। ये होगा कब? ईयर 7 में।
ईयर 7 पे 9% के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर एक ही है ना, डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा देखो जरा। ओके, आंसर आया 77.93। इंटरेस्ट की लगाओ, अब इंटरेस्ट को करो। इंटरेस्ट आठ 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 करके 7 मरतबा करके उसको डिस्काउंट फैक्टर लेने से अच्छा ये नहीं है कि इसको मैं डायरेक्ट एन्युटी फैक्टर से कर दूं कि 9% पे 7वें साल का एन्युटी फैक्टर ले लूं तो ये क्यूमुलेट होके डिस्काउंट हो जाएगा। यानी 5.033 टेबल में आ रहा है, देख लो उठा के टेबल में। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा कितना, प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी और हर साल का क्यूमुलेट भी हो जाएगा 40264। और इन दोनों को जब प्लस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू को तो ये हमारे पास वीडी आ जाती है, वैल्यू ऑफ डेट आती है, जो कौन सा वाला होता है, जो कन्वर्टेबल होता है। ऑप्शन होगा कोई ना कोई 118.2 का ऑप्शन। अरे बाबा भी आ गया है, खत्म। इसके बाद ये तो आसान था। इसके बाद अब 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अब हो चुकी है, अब थ्योरी ही थ्योरी होगी। अब हम खोलेंगे थ्योरी की दुकान, थ्योरी की दुकान। आइए आइए मिलके थ्योरी की प्रैक्टिस डालते हैं। शाबाश, तवज्जो। इसको मैंने अलग ले लिया ताकि वो जो इतनी ज्यादा हमने नोटेशन की थी उससे हम क्लीन हो जाए। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन को मैंने अलग से नीचे ले लिया है ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। क्या पूछा है, इन रिलेशन टू वैल्यूइंग द प्रेफरेंस शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई कहता है प्रेफरेंस शेयर को कैसे वैल्यू करना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को वैल्यू करने के बारे में कौन सी बात सही है। नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ irredeemable preference shares is calculated by multiplying the dividend, irredeemable dividend, irredeemable preference shares है, calculated by multiplying the dividend by 1 minus the tax rate and then divided by the cost of the preference shares। ये फिर कैसे बात की है, ये सर सब सही तो लिखा हुआ है बेटा, रिलैक्स। प्रेफरेंस का जो मैंने केडी का फार्मूला सिखाया है उसमें टैक्स रेट अप्लाई नहीं होते हैं। जहाँ पे दोनों फार्मूले चलते हैं विद टैक्स विदाउट टैक्स हमें पता है, लेकिन प्रेफरेंस पे द टैक्स रेट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन वैल्यूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, इसलिए ए गलत है। बी, प्रेफरेंस शेयर्स आर टैक्स एफिशिएंट वे, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है और डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होता है, इसलिए याद रखना लोन नोट जो है वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं। प्रेफरेंस जिनका डिविडेंड हो वो कभी भी टैक्स एफिशिएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी वजह से इनकम स्टेटमेंट, इनके डिविडेंड की वजह से इनकम स्टेटमेंट में कोई भूचाल नहीं आएगा। फिर है, preference shares can be difficult to value when they pay a variable rate of dividend। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका रेट फिक्स ना हो हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल, बिल्कुल सही है। याद रखना वैल्यूएशन करने के लिए किसी चीज की जो चीजें हैं, जो रेट्स हैं, जो डिविडेंड के रिटर्न्स के रेट हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर रिटर्न्स आपके बहुत ज्यादा वॉलेटाइली चेंज होंगे तो हम कभी भी वैल्यूएशन सही तरह से नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद आखिरी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्लास एज हैं, ये क्या बात, ये हमने पढ़ाया था, रिडीमेबल इज एन इक्विटी और इररिडीमेबल इज आ रिडीमेबल, रिडीमेबल जो होता है, रिडीमेबल इज अ डेट और जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो इक्विटी होता है, तो इन्होंने उल्टा लिख दिया है इसलिए डीवी गलत है। अब चौथा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भी अल्फाबेटिक में है क्योंकि थोड़ा सा पुराना पास पेपर है, अब तो 1 2 3 4 करके आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी यही बात है कि कौन सी बात सही है। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कंपनी के शेयर वैल्यूएशन में कौन सी बात सही है, कहता है
कि ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देगी, डिविडेंड कम करेगी, उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एजीएम में कहा कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने लगे, हमें उसके लिए कैश की जरूरत है, आप लोग ट्रस्ट रखें, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम आपको फ्यूचर में डबल डिविडेंड या बोनस शेयर्स, एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स देंगे, बस आप हमारा साथ दें। शेयर होल्डर को ट्रस्ट आ गया, उन्होंने और शेयर खरीद लिए प्राइस ऊपर। तो इसका आंसर तो ए ही हो गया। बी क्यों गलत है, थ्योरी है, मैं बता देता हूँ। द मार्केटेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैन बी इम्प्रूव विद द शेयर्स बायबैक। भाई देखो, जब बायबैक होता है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं। मार्केटेबिलिटी होता है कि कितने शेयर्स आपके मार्केट में घूम रहे हैं, कितने शेयर्स आपके मार्केट में घूम रहे हैं। अगर आप बाई बैक करेंगे तो शेयर्स का घूमना कम हो जाएगा, आप उठा लेंगे शेयर्स। तो मार्केटेबिलिटी बाई बैक की वजह से रिड्यूस होती है, बढ़ती नहीं है। फिर इन्वेस्टर विल ऑलवेज एक्ट रैशनली इन रिस्पेक्ट टू गुड न्यूज फॉर अ कंपनी। क्या ये जरूरी है कि इन्वेस्टर रिएक्ट करे ही करे? कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंटर होते हैं जो करके भूल जाते हैं। वो बोलते हैं मैं 5 साल बाद देखूंगा, 5 साल से पहले कंपनी को कुछ भी होता है, आग लग जाए, तबाह हो जाएगा, आई डोंट केयर, या बहुत फायदा हो जाए, आई डोंट केयर, उसने टारगेट बनाया हुआ है, वर्किंग की हुई है, बस उस पर रुका हुआ है। तो हर इन्वेस्टर रैशनल नहीं होता कि न्यूज के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को आप में बढ़ाए या कम करे। Random walk theory suggests that the share price movement can be forecast in a weak form efficient market. बेटा, रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? रैंडम वॉक थ्योरी ये है कि शेयर प्राइस मूवमेंट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। याद रख लो, रैंडम वॉक थ्योरी ये कहती है कि आप शेयर प्राइस की जो मूवमेंट है, यानी शेयर कहाँ जाएंगे, प्राइस शेयर से क्या होगी, उसको जज कर ही नहीं सकते। ये है रैंडम वॉक थ्योरी। इसने रैंडम वॉक थ्योरी में कुछ और कह दिया कि आप है ना इसको कर सकते हो। भाई कर ही, रैंडम वॉक थ्योरी तो कहती है हम कर ही नहीं सकते, तो इन्होंने गलत बात कर दी है। फिर आते हैं क्वेश्चन ई पे। ई क्या कहते हैं? कंसिडरिंग बिहेवियरल फाइनेंस, which of the following is correct? Behavioral finance suppose the view that stock market bubbles result from rational investor decision. सबसे पहले बात समझो, जो ये बिहेवियरल फाइनेंस इसने बोला है ना, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है, अगर ये है इन्वेस्टर, ठीक है, बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब समझो, लोगों का बिहेवियर। इन्वेस्टर है, आप हैं, अब आप ऐसे हैं, एक कंपनी में शेयर्स भी हैं, आप कब उस कंपनी में और पैसे लगाओगे? जब शेयर प्राइस, ये रियलिटी, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए, ये ब्लैक कलर हो चुका है, और अब डॉटेड लाइन जो है ना, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। ऐसी कंपनी जो ब्लैक यानी ग्रोथ, जिसकी शेयर प्राइस ग्रोथ कर रही है और आगे भी ग्रो करने की उम्मीद है, तो बिहेवियरल फाइनेंस यही है कि ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाएगा, भर भर के लगाएगा। तो यही ढूंढना है। बिहेवियरल फाइनेंस आए तो बस ये याद रख लेना, शेयर प्राइस बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, और आइंदा भी ग्रो करने की आवश्यकता या उम्मीद है। जब ऐसा होगा तो हम बिहेवियरल फाइनेंस, ये इसका आंसर होगा। आइए अब हम ढूंढते हैं। ए को पढ़ो, बी को पढ़ो, सी को पढ़ो और डी को पढ़ो, और मुझे जो मैंने लिखा है उसको मैच करके दिखा दो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी आ ओ ओ डी। वाह भाई, इन्वेस्टर कैन बाय शेयर्स जब रीसेंट रेज होगा और ये कंटिन्यू, रीसेंट रेज हुआ है और ये कंटिन्यू है। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन था।
वैल्यूएशन ऑफ डेट और थ्योरी के ऊपर रिवाइज अच्छी तरह से इसको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।